नमस्कार। पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह अच्छी नहीं है। एक और बड़ा फ्रॉड सामने आया है। तो आज हम इसी पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो हर किसी की जुबान पर है, लगभग 2,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो हैरान कर देने वाली रकम है जो पीएनबी ने खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताई है। और इस खुलासे ने एक बार फिर हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम की सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर ये हुआ कैसे, और सबसे बड़ा सवाल जो पीएनबी के कस्टमर्स के मन में होगा कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं इन 5 की पॉइंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। देखिए, मजे की बात यह है कि बैंक ने खुद ही इस फ्रॉड के बारे में बताया है और ये मामला जुड़ा है कोलकाता के श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों से। अब सवाल आता है कि ये फ्रॉड आखिर है क्या, कौन सी कंपनियां हैं इसमें शामिल और इसे किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये पूरा फ्रॉड इन 2 कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता है, श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। और यहाँ जो ब्रेकडाउन है वो बड़ा दिलचस्प है। ये जो 2,434 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम है वो इन दोनों कंपनियों के बीच लगभग आधी आधी बंटी हुई है। पीएनबी ने इसे बोरोइंग फ्रॉड का नाम दिया है। अब ये क्या होता है, चलिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक से कार खरीदने के लिए लोन लिया, पर उन पैसों से वो विदेश घूमने चला गया। बस यहाँ पर मामला वही है, लेकिन जो रकम है वो बहुत बहुत बड़ी है। लेकिन आखिर ये कंपनियां इस हालत तक पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें श्रेय ग्रुप की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलना होगा। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। श्रेया ग्रुप की दिक्कतें कोई नई नहीं हैं। सालों से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और हालत इतनी बिगड़ गई कि 2021 में आरबीआई को खुद बीच में आना पड़ा। उस वक्त कंपनी पर करीब 28,000 करोड़ का कर्ज था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हर डिपॉजिटर और इन्वेस्टर के मन में है। क्या पीएनबी की हालत को लेकर चिंता करने की कोई बात है? क्या बैंक सेफ है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये केस 2018 के नीरव मोदी घोटाले से बिल्कुल अलग है। वो एक सिस्टमैटिक फ्रॉड था, मतलब बैंक के अपने सिस्टम में ही एक बड़ी खामी का फायदा उठाया गया था। पर यह मामला एक कॉर्पोरेट लोन से जुड़ा है जो एक कंपनी की खराब फाइनेंशियल हालत की वजह से डूब गया। और यहाँ एक राहत की सांस लेने वाली खबर है। पीएनबी का कहना है कि उसने इस पूरे नुकसान को कवर करने के लिए पहले से ही 100% पैसा अलग निकाल कर रखा हुआ है। बैंकिंग की भाषा में इसे प्रोविजनिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक ने इस नुकसान के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, तो इस फ्रॉड का असर अब बैंक के प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, बैंक का जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 97% पर है। इसका मतलब बैंक ने अपने लगभग सभी डूबे हुए लोन्स के बदले में पैसा साइड में रखा हुआ है। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन है जो दिखाती है कि बैंक फाइनेंशियली काफी हद तक सेफ है। और अगर इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो इस खबर के बावजूद पिछले 3 सालों में पीएनबी के स्टॉक ने 144% का शानदार रिटर्न दिया है। ये दिखाता है कि मार्केट को बैंक पर भरोसा है और उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर भी। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो पीएनबी की फाइनेंशियल पोजीशन अभी के लिए तो स्थिर लग रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 100% प्रोविजनिंग। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फ्रॉड की पूरी जांच अभी चल रही है और मार्केट की नजरें इस पर बनी रहेंगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चलिए, मान लिया कि इस केस में पीएनबी तैयार था, लेकिन क्या बैंकिंग सिस्टम में इस तरह के स्कैम्स का बार बार होना किसी गहरी और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? क्या सिस्टम इससे कोई सबक सीख रहा है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।